डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम लोग लाइफ साइंस चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 9 में सीखेंगे लोकोमोशन इन ह्यूमन, मनुष्य में प्रचलन। मनुष्य भी उद्दीपन के प्रभाव से, बाह्य और आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से उत्तेजित होता है, उत्तेजनशीलता दिखाता है और अंगों रचना कार्यों में गतिविधियों में परिवर्तन लाता है और साथ ही उद्दीपन के प्रभाव से अपना स्थान परिवर्तन भी करता है। अर्थात मनुष्यों में भी उद्दीपन के प्रभाव से रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है और वो भी अनुक्रिया करते हैं स्थान परिवर्तन करके। और मनुष्य में स्थान परिवर्तन करना यानी प्रचलन, और मनुष्य स्थान परिवर्तन करते हैं अपने दोनों पैरों की सहायता से। मनुष्य में दो पैरों की सहायता से प्रचलन होता है, इसलिए मनुष्य के प्रचलन को बाइपेडल या द्विपदीय प्रचलन कहते हैं। और प्रचलन के समय में दोनों हाथ भी सहायता करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य चलता है दोनों पैरों की सहायता से तो उस समय दोनों हाथ भी हिलते हैं, जो वायु के प्रतिरोध को कम करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मनुष्य में प्रचलन चलकर या दौड़कर होता है, स्थान परिवर्तन करते हैं मनुष्य, और मनुष्य के प्रचलन में कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, जैसे अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, और किस तरह से मनुष्य में प्रचलन होता है। तो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। रोल ऑफ मूवेबल जॉइंट एंड स्केलेटल मसल इन ह्यूमन लोकोमोशन। मनुष्य के प्रचलन में सचल संधि, साइनोवियल संधि या मूवेबल जॉइंट के क्या रोल हैं, और स्केलेटल मसल यानी ऐच्छिक पेशियाँ, जो अस्थियों से जुड़ी हुई पेशियाँ हैं, जिसका संकुचन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उनकी क्या भूमिका है। अर्थात मनुष्य के प्रचलन में सचल संधि यानी मूवेबल जॉइंट और स्केलेटल मसल यानी अस्थि पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियों की क्या भूमिका है मनुष्य के प्रचलन में। तो सबसे पहले हम लोग देख लें बाइपेडल लोकोमोशन क्या है या द्विपदीय प्रचलन क्या है। तो मनुष्य स्थल पर रहने वाला प्राणी है और वह स्थान परिवर्तन करता है चलकर या दौड़कर। अर्थात मनुष्य में प्रचलन होता है दौड़कर या चलकर, और उसे प्रचलन करने में सहायता करते हैं उसके दो पैर। इसलिए मनुष्य में होने वाले प्रचलन को हम लोग द्विपदीय प्रचलन या बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। जिस समय मनुष्य प्रचलन करता है उस समय उसके दोनों हाथ भी हिलते हैं और दोनों हाथ हिल करके वायु के प्रतिरोध को कम करते हैं और मनुष्य आगे बढ़ता है। अब हम लोग देख लें मनुष्य के प्रचलन में सहायक अंग। मनुष्य को प्रचलन में सहायता करते हैं। मनुष्य में प्रचलन दो पैरों और दो हाथों की सहायता से तो होता है, इसके अलावा अन्य अंग भी हैं जो मनुष्य के प्रचलन में सहायता करते हैं, जैसे बोन्स या अस्थि या हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियाँ, और दूसरा है मांसपेशियाँ या मसल्स। स्पेशली वो मांसपेशी सहायता करती है जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जिसे कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, जिसका संकुचन और प्रसारण हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। सबके बारे में डिटेल में सीखेंगे। पहले हम लोग बोन्स देख लें, अस्थियाँ। वयस्क मनुष्य के शरीर में आप लोग सब जानते हो कितनी अस्थियाँ होती है, 206 अस्थियाँ होती है। किंतु जब हम लोग बच्चे रहते हैं उस समय में अस्थियों की संख्या हमारे शरीर में अधिक होती है, 306। किंतु बड़े होने पर ये 206 अस्थियाँ कैसे हो जाती है, तो 306 मतलब उस समय शरीर में बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जो आपस में मिलकर बड़ी अस्थि में बदल जाती है, और बड़े होने पर अस्थियों की संख्या 306 से 206 हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियाँ आपस में मिलकर बड़ी अस्थियों में बदल जाती है। और मनुष्य में ये 206 अस्थियाँ मिलकर कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम बनाती है। अब हम लोग अपना स्केलेटल सिस्टम देख लें। मनुष्य का कंकाल तंत्र बना है अस्थियों से। अस्थि हमारे शरीर का कठोर संयोजी ऊतक है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, तो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है कंकाल और अस्थि, और हमारे शरीर में अस्थियाँ 206 मिलकर के कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम बनाती है। यह स्केलेटल सिस्टम मनुष्य के शरीर को एक निश्चित आकार देती है और साथ में सीधा मनुष्य के शरीर को एक पोस्चर
देती है, आकार देती है और प्रचलन करने में भी सहायता करती है और शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से भी बचाती है। तो शरीर में कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ, दो तरह की हड्डियाँ हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी वह अस्थियाँ जो शरीर के केंद्र में या बीचों बीच में पाई जाती है उसे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, और वह कंकाल तंत्र जो शरीर के बाह्य उपांगों में या शरीर के बाहरी अंगों में जो हड्डियां पाई जाती है उसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, उपांग अस्थियां कहते हैं, और केंद्र में पाए जाने वाले को एक्सियल या अक्षीय स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन की संख्या है 80, जो अस्थि या हड्डी शरीर के केंद्र में पाई जाती है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या है 126 यानी 126। एपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांग अस्थियाँ 126, अक्षीय अस्थियाँ 80, टोटल 206 बोन्स हमारे शरीर में। अब जो अस्थियाँ शरीर के केंद्र में है एक्सियल स्केलेटन, ये 4 प्रकार की हैं। ये अस्थियाँ स्कल का निर्माण करती हैं। स्कल का निर्माण 29 अस्थियों से होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ पाए जाने वाले अस्थि, इसकी संख्या 26 है। रिब्स, ये वक्ष गुहा का निर्माण करती है। वक्ष गुहा में या थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा का निर्माण अस्थियों से होता है। वक्ष गुहा में बीच में एक अस्थि पाई जाती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, और स्टर्नम के दोनों तरफ 12 जोड़ी यानी 24 पसली या रिब्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लें, हमारे स्कल में 29 हड्डियां पाई जाती है, और स्कल में 29 हड्डियां में 14 हड्डियां फेस में पाई जाती है जिसे फेशियल बोन कहते हैं। 8 हड्डियां या 8 बोन्स क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स का निर्माण करते हैं। 2 कान हैं, दोनों कान में 3-3 अस्थियाँ, इनकस, मैलियस, स्टेपस। सबसे छोटी अस्थि है हमारे कान की स्टेपस। और इस तरह से दोनों कान में मिला करके कुल 6 अस्थियाँ, और हार्ड बोन की संख्या 1। इस तरह से हमारे स्कल में 29 हड्डियाँ हैं, और जो खोपड़ी का निर्माण करती है, और खोपड़ी में भी फेशियल बोन्स बनाती हैं 14 अस्थियाँ, ब्रेन बॉक्स बनाती हैं या क्रेनियम का निर्माण करती है 8 अस्थियाँ, कान में 6 अस्थियाँ, दोनों कान मिला करके 3-3 अस्थियाँ, सबसे छोटी अस्थि स्टेपस, और एक है हायोड बोन। यहाँ पर ये एरो गलत है, ये स्कल के साथ होगा, इसको हम लोग ऐड करके देखें। 14 + 8 28, 14 + 8 22 + 26 28 + 1 29, और ये 29 बोन्स हैं जो स्कल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर स्कल में कौन कौन से पार्ट का निर्माण कर रहे हैं, जैसे फेशियल बोन, क्रेनियम, ईयर ओसिल्स एंड हार्ड बोन। अब हम लोग देख लें एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांग में पाए जाने वाली अस्थि। उपांग में मतलब जो अंग शरीर के बाहरी भागों में हैं, जैसे हमारा फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब 2 हाथ का निर्माण कर रहा है, हिंड लिम्ब यानी पश्च बाहु जिससे 2 पैर बनते हैं, और हर लिम्ब यानी दोनों अग्र बाहु में और दोनों पश्च बाहु में 30-30 करके हड्डियाँ, यानी टोटल लिम्ब बोन की संख्या 30 × 4, 2 पैर 2 हाथ, दोनों में 30-30 करके हड्डियाँ, चारों में टोटल लिम्ब बोन्स की संख्या 120। और गर्डल बोन्स, इसकी संख्या है टोटल 6, जिसमें पेक्टोरल गर्डल जो वेस्ट में पाए जाते हैं कमर में, इसकी संख्या है 4, और पेल्विक गर्डल इसकी संख्या है 2। तो इस तरह से उपांग अस्थियों की संख्या 2 हाथों में 60, 2 पैरों में 7, टोटल 120, और पेक्टोरल गर्डल 4 124, पेल्विक गर्डल 226। तो इस तरह से 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है उसका भी एक आइडिया इस चार्ट से मिल गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़े 3 तरह की हड्डियाँ हैं। एक है जो हमारे स्कल का निर्माण करती है, उसकी संख्या है 29। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ जो हड्डियाँ हैं,
जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसकी संख्या है 26। और तीसरा है रिब्स, जिसकी संख्या है 24। और रिब्स निकलता है वक्ष के गुहा के बीच वाली अस्थि से, जिसका नाम है स्टर्नम। रिब्स को पढ़ने से पहले हम बता दें एक चीज़ और, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान में है, उसका नाम है स्टेपस। और सबसे बड़ी अस्थि है टांग की अस्थि या थाई बोन, जिसका नाम है फीमर। अब हम लोग रिब्स के बारे में देख लें। रिब्स की संख्या है 24, यानी 12 जोड़ी, जो वक्ष गुहा का निर्माण करती है। वक्ष गुहा में बीच में एक अस्थि पाई जाती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के दोनों तरफ 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, यानी रिब्स की संख्या 24 और एक स्टर्नम और टोटल 25 अस्थि, जो हमारे वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी का निर्माण करती है। थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा जो है, यह हमारे सॉफ्ट ऑर्गन या कोमल अंग जैसे हृदय और फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाती है। 12 जोड़ी रिब्स में से हमारे शरीर में 3 तरह के रिब्स पाए जाते हैं। पहला ट्रू रिब्स या वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रल कॉन्ट्रल रिब्स, तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स या वर्टिब्रल रिब्स। ट्रू रिब्स या वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स किसे कहते हैं? तो यह रिब्स जो है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ रज्जु के पास दोनों तरफ जो कशेरुक है, दोनों से एक एक करके निकलता है और वक्ष गुहा में सामने स्टर्नम की तरफ स्टर्नम से जुड़ जाता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में प्रथम से 7वां वर्टिब्रल कॉलम से एक एक जोड़ी रिब्स निकलती है, अर्थात पहले से 7वीं जोड़ी रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ पाए जाने वाले कशेरुक से निकल करके वक्ष गुहा के मध्य में एक अस्थि है स्टर्नम से जुड़ जाती है। इस रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स या वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स कहते हैं। वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स मतलब स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम से निकलेगी और वक्ष गुहा के मध्य में एक अस्थि स्टर्नम से जुड़ जाती है। पहली और 7वीं जोड़ी रिब्स है जिसे ट्रू रिब्स या वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स कहते हैं। दूसरा टाइप का रिब्स है फॉल्स रिब्स या इसे वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, यह रिब्स कहाँ से निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम से 8वें 9वें और 10वें वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है, अर्थात 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी रिब्स जो स्पाइनल कॉर्ड के 8वें 9वें और 10वें वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं और अब ये वक्ष गुहा के स्टर्नम से ना जुड़कर कार्टिलेज से जुड़ जाते हैं, इसलिए इस रिब्स को फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। यह रिब्स वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ रज्जु के कशेरुक के 8वें 9वें और 10वें कशेरुक से निकलता है और जाकर कार्टिलेज से जुड़ जाता है, अर्थात 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी रिब्स को हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि यह वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर कार्टिलेज से जुड़ जाता है। और शेष 11वां या 12वीं जोड़ी रिब्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स या वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं क्योंकि ये 11वां और 12वीं जोड़ी वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक से स्पाइनल कॉर्ड के कशेरुक से निकलती है, किंतु ये किसी से नहीं जुड़ती, ना ही स्टर्नम से और ना ही कार्टिलेज से, इसलिए ये स्वतंत्र अस्थि के रूप में तैरती रहती है, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स और वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। हम लोग देखिए स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ में 31 जोड़ी कशेरुक या वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं और हर वर्टिब्रल कॉलम से एक एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसे स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका कहते हैं। 31 जोड़ी वर्टिब्रल कॉलम 31 जोड़ी कशेरुक से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसे स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका कहते हैं और मेरु तंत्रिका की संख्या भी 31 पेयर। अब थोड़ा हम लोग देख लें वर्टिब्रल कॉलम में पहला जो 9 जोड़ा जो कशेरुक है जिसे सर्वाइकल कहते हैं और इस 9 जोड़े सर्वाइकल या कशेरुक से 9 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका निकलती है और यह 9 जोड़ी
स्पाइनल या मेरुतंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम के नीचे थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसकी संख्या 5 जोड़ी होती है, और इस थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम से 5 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका या मेरुतंत्रिका निकलती है, और यह वक्ष या थोरैक्स से जुड़ी रहती है। थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम के नीचे 5 जोड़ी लुम्बर वर्टिब्रल कॉलम या लुम्बर कशेरुक पाई जाती है, जिससे 5 जोड़ी स्पाइनल या मेरुतंत्रिका निकलती है, जो कमर से जुड़ी रहती है। लुम्बर के नीचे सेक्रल मेरुतंत्रिका पाई जाती है, इसकी संख्या भी 5 जोड़ी होती है, और इससे 5 जोड़ी मेरुतंत्रिका या स्पाइनल तंत्रिका निकलती है, जो हिप से जुड़ी रहती है। और सैक्रल के नीचे वर्टिब्रल कॉलम का अंतिम 7 जोड़ा भाग, जिसे कॉक्सिक कहते हैं, इससे 7 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका या मेरुतंत्रिका निकलती है, जो टेल जैसी रचना से जुड़ी रहती है। अब हम लोग देख लें हमारे शरीर में कितने तरह के अस्थि जोड़ पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट। अस्थि जोड़ मतलब जहाँ पर 2 अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ती है। तो पहला तरह का अस्थि जोड़ है फाइब्रस जॉइंट। इस जॉइंट में या फाइब्रस जोड़, इस अस्थि जोड़ में 2 अस्थि एक दूसरे से फाइबर से जुड़ी है। कौन से फाइबर से? कोलेजन फाइबर से जुड़ी रहती है। और जब कोलेजन फाइबर से 2 अस्थि जुड़ जाती है तो वो दोनों अस्थि एक फिक्स्ड जॉइंट में बदल जाती है, जहाँ पर दोनों अस्थि स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकती है। दोनों अस्थि अचल हो जाती है, जहाँ पर दोनों अस्थियों के बीच में गति नहीं होती। दोनों अस्थि इमूवेबल हो जाती है। इस अस्थि जोड़ को हम लोग सिनआर्थरोसिस जोड़ भी कहते हैं। जैसे खोपड़ी की अस्थि में फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है, यहाँ पर अस्थियाँ एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी रहती है कि वो एक दूसरे के साथ गति नहीं कर सकती है, इमूवेबल हो जाती है, फिक्स जॉइंट में बदल जाती है। दूसरे तरह का अस्थि जोड़ है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस अस्थि जोड़ में 2 अस्थि एक दूसरे से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है। कार्टिलेज क्या है? शरीर का तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो गया ब्लड, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया बोन, कठोर संयोजी ऊतक, और बोन्स और हड्डी के बीच के रचना को कार्टिलेज कहते हैं। हम लोगों का नाक, कान का बाहरी भाग, कर्णपल्लव, ये सब कार्टिलेज के द्वारा बना हुआ है। कार्टिलेजिनस जॉइंट किसे कहते हैं? तो इस जोड़ में यह कार्टिलेज ना तो हड्डी की तरह सख्त होती है और ना ही ब्लड की तरह तरल। तो हमारे शरीर में कार्टिलेज भी पाए जाते हैं, और इस जोड़ में 2 अस्थि जो है एक दूसरे से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है। अर्थात दोनों अस्थियाँ एक दूसरे से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ने के बाद थोड़ी सचल हो जाती हैं, थोड़ी गति करती हैं एक दूसरे के सापेक्ष में। इस तरह के जोड़ को कार्टिलेजिनस जॉइंट या एम्फीआर्थरोसिस भी कहते हैं। तीसरे तरह का अस्थि जोड़ है साइनोवियल जॉइंट। इस अस्थि जोड़ में 2 अस्थि जो है एक दूसरे से धागेनुमा रचना या लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, और इन दोनों अस्थि जोड़ के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिसे साइनोवियल आवरण या साइनोवियल झिल्ली कहते हैं। और दोनों अस्थि जोड़ के बीच में साइनोवियल दरार पाया जाता है, जिसमें साइनोवियल द्रव भरा रहता है। और इस तरह के अस्थि जोड़ में दोनों अस्थियां सचल होती है और दोनों अस्थियां स्वतंत्र रूप से गति करती है, और इस तरह के जोड़ को साइनोवियल जॉइंट या डायआर्थरोसिस भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट या सचल संधि के प्रकार, या सचल संधि को मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट या सचल संधि के प्रकार एवं उसके उदाहरण। विभिन्न प्रकार के सचल संधि या मूवेबल जॉइंट के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार और देख लें लिगामेंट क्या है। तो यह तंतुमय या धागेनुमा रचना है जो 2 अस्थि को जोड़कर या बांधकर रखती है। टंडन क्या है? तो अस्थि मांसपेशियों से जुड़ी रहती है, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली इलास्टिक रचना को हम लोग टंडन कहते हैं। अस्थि और मांसपेशी के बीच के जोड़ को टंडन, और 2 अस्थि के बीच के जोड़ जो धागेनुमा रचना से बंधा हुआ है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। अर्थात 2 अस्थि के बीच के जोड़ में लिगामेंट पाया जाता है। अस्थि और मांसपेशी के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं।
और साइनोवियल जॉइंट या सचल संधि या मूवेबल जॉइंट, इस तरह के अस्थि जोड़ में दो अस्थियां एक दूसरे से धागेनुमा रचना या तंतुमय रचना से, जिसे लिगामेंट कहते हैं, उससे जुड़ी रहती है और दोनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर स्वतंत्र रूप से गति करती है। इस तरह के सचल संधि या साइनोवियल जोड़ या मूवेबल जॉइंट में दोनों अस्थियों के जोड़ के बीच में साइनोवियल द्रव पाया जाता है और दोनों अस्थियों के ऊपर साइनोवियल आवरण पाया जाता है। और साइनोवियल द्रव जो है दोनों अस्थियों के बीच में, जब दो अस्थियां स्वतंत्र रूप से गति कर रही होती हैं तो ये साइनोवियल द्रव जो है दोनों अस्थियों को एक दूसरे के घर्षण से बचाता है और जिसके कारण दोनों अस्थि लिगामेंट से जुड़कर स्वतंत्र रूप से गति करती है। अब हम लोग देख लें साइनोवियल जॉइंट या मूवेबल जॉइंट या सचल संधि कितने प्रकार की होती है मनुष्य के शरीर में। तो सचल संधि या मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट निम्न प्रकार के हैं। पहला है हिंज जॉइंट या हिंज जोड़, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा है इलिप्सॉइडल जॉइंट या कॉन्डाइलेट जॉइंट या इसे कोनिक जोड़ भी कहते हैं, चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट या ग्लाइडिंग जोड़, पांचवा है सैडल जॉइंट। अब हम लोग सबकी परिभाषा देख लें उदाहरण सहित। कितने तरह के सचल संधि हैं, मूवेबल जॉइंट है या साइनोवियल जॉइंट है, उनके प्रकार और उसके उदाहरण। पहला जोड़ है हिंज जोड़ या हिंज जॉइंट। इस जोड़ में दो अस्थि एक दूसरे से इस तरह से जुड़ती है कि दोनों अस्थि एक ही दिशा में हमेशा दरवाजे की तरह मुड़ती है, अर्थात इस जोड़ में अस्थियां हमेशा दरवाजे के किवाड़ की तरह एक ही दिशा में यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ती है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं मुड़ती। जैसे हमारे हाथ में केहूनी का जोड़ या एल्बो का जोड़, एल्बो जॉइंट, पैर में घुटने का जोड़ या नी जॉइंट। एल्बो के जोड़ के पास से भी हाथ एक ही दिशा में मुड़ती है, विपरीत दिशा में नहीं। उसी तरह से नी जॉइंट जो पैर में है, घुटने का जोड़, वहाँ भी पैर एक ही दिशा में मुड़ता है, विपरीत दिशा में नहीं। अर्थात इस जोड़ में अस्थियाँ हमेशा दरवाजे के किवाड़ की तरह एक ही दिशा में 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती हैं। इस जोड़ को हम लोग हिंज जोड़ कहते हैं। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जोड़। इस जोड़ में एक हड्डी का अंतिम सिरा जिसमें गर्त या गड्ढे जैसी रचना पाई जाती है, जिसे सॉकेट कहते हैं, और दूसरी हड्डी का शीर्ष भाग फूला हुआ या बॉल की तरह गोल होता है, जो पहली हड्डी के सॉकेट में फिट हो जाता है। और इस जोड़ में बॉल सिरे वाली हड्डी सॉकेट के अंदर चारों तरफ आसानी से घुमाई जा सकती है। जैसे कंधे की हड्डी का अंतिम सिरा जो है वो गड्ढे जैसा या गर्त जैसी रचना है, जिसे सॉकेट कहते हैं। उसमें ह्यूमरस या बाजू की हड्डी है, जिसका शुरू वाला भाग, शीर्ष भाग गोल होता है, बॉल की आकृति का होता है, जो सॉकेट में फिट हो जाता है और जिसके कारण हम लोग बाजू को कंधे के सापेक्ष में चारों दिशा में घुमा सकते हैं। तीसरे तरह का सचल संधि या मूवेबल जॉइंट जोड़ जो है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या इलिप्सॉइडल जॉइंट है, या इसे कोनिक जोड़ भी कहते हैं। इस जोड़ में एक अस्थि का अवतल भाग दूसरी अवतल यानी कॉन्केव भाग दूसरी अस्थि के उत्तल यानी कॉन्वेक्स भाग से जुड़ा रहता है। जैसे हाथ की हड्डी रेडियस, जिसका अंतिम भाग अवतल या कॉन्केव होता है, जो कलाई की हड्डी कार्पेल, जिसका शीर्ष भाग उत्तल या कॉन्वेक्स होता है। रेडियस का कॉन्वेक्स भाग या अवतल भाग कलाई के कार्पेल की हड्डी के उत्तल भाग से जुड़ा रहता है। इस तरह के जोड़ को कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या इलिप्सॉइडल जॉइंट या कोनिक जोड़ कहते हैं। चौथे तरह का अस्थि जोड़ है सचल संधि या मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट है, पिवट जॉइंट। इस तरह के जोड़ में खोपड़ी का आधार जो गोलाकार होता है और यह कशेरुक, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो कशेरुक है, कशेरुक के आधार से जुड़ा रहता है।
कशेरुक का आधार गोल होता है और कशेरुक के आधार या वर्टिब्रा के आधार गोल आधार से खोपड़ी का आधार जो समतल होता है जुड़ा रहता है, और इस कारण हम लोग खोपड़ी का जो समतल भाग है कशेरुक के गोल भाग से जुड़ा रहता है, इसलिए हम लोग अपने मस्तिष्क को 180 डिग्री में घुमा सकते हैं। इसमें खोपड़ी का आधार कशेरुक के अक्ष से जुड़ा रहता है और खोपड़ी का आधार समतल होता है और कशेरुक का आधार गोलाकार होता है, और जिसके कारण हम लोग अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? इस जोड़ में दो समतल हड्डी एक दूसरे पर फिसल सकती है। अब हम लोग चित्र के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट देख लें। पाइवट जॉइंट, ये जोड़ सर और कशेरुक के बीच में पाया जाता है। इसमें सर का अंतिम भाग या आधार भाग जो समतल होता है वह कशेरुक के गोलाकार भाग पर फिट रहता है, जिससे हम लोग मस्तिष्क को उस गोलाकार अक्ष से 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। दूसरे तरह का जोड़ है बॉल एंड सॉकेट जोड़। यह पाया जाता है हमारे कंधे की हड्डी और भुजा की हड्डी के बीच में। कंधे की हड्डी का अंतिम सिरा में गर्त या गड्ढे जैसी रचना पाई जाती है जिसे सॉकेट कहते हैं, और बाजू की हड्डी जिसमें ह्यूमरस कहते हैं, उसका शीर्ष भाग जो होता है गोलाकार या फूला हुआ होता है बॉल की आकृति का, जो उस सॉकेट में जाकर फिट हो जाता है, जिससे हम लोग अपने बाजू को कंधे के सापेक्ष में बाजू की अस्थि को चारों तरफ घुमा सकते हैं। इस तरह से हड्डी का एक हड्डी में सॉकेट और दूसरा हड्डी का शीर्ष भाग में बॉल जो सॉकेट में फिट हो जाता है, इस तरह के जोड़ को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तीसरा जोड़ है हिंज जॉइंट। केवनी के जोड़ और घुटने के जोड़ एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट को हम लोग हिंज जोड़ कहते हैं। इस जोड़ में अस्थियां हमेशा दरवाजे की तरह एक ही दिशा में मुड़ती है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं मुड़ती। इस तरह के जोड़ को हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। तीसरा है इलिप्सॉइडल जॉइंट या कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या कोनिक जोड़। इस जोड़ में हाथ की हड्डी का अंतिम भाग, जैसे हाथ की हड्डी का रेडियस का अंतिम भाग जो अवतल या कॉन्वेक्स होता है, जो कलाई की हड्डी यानी रिस्ट की हड्डी कार्पेल के कॉन्वेक्स या उत्तल भाग से जुड़ा रहता है। इसके बाद हम लोग देख लें सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या है? इस हड्डी में इलिप्सॉइडल जॉइंट में कलाई की हड्डी का अवतल भाग रेडियस उत्तल भाग कॉन्वेक्स भाग हाथ की हड्डी रेडियस के अवतल भाग से जुड़ा हुआ है। सैडल जॉइंट क्या है? सैडल जॉइंट में एक हड्डी का सिरा अवतल यानी कॉनकेव यानी सैडल की आकृति का होता है, और दूसरी हड्डी का सिरा उत्तल यानी बाहर की ओर उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे सैडल पर राइडर चढ़ा हुआ है। ये एक तरह का इलिप्सॉइडल जॉइंट ही है। इसमें रेडियस हाथ की हड्डी जिसका अंतिम भाग अवतल या सैडल की तरह होता है, जो कलाई की हड्डी के उत्तल या कॉन्वेक्स भाग पर जुड़ा रहता है, और हाथ की हड्डी का अवतल भाग सैडल की तरह लगता है और कलाई की हड्डी का उत्तल भाग राइडर की तरह लगता है। और है ग्लाइडिंग जॉइंट। इस तरह के जोड़ में दो समतल हड्डी एक दूसरे पर फिसल सकती है, ऊपर नीचे कर सकती है। पैर में इस तरह का ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब हम लोग देख लेते हैं मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ हड्डी से जुड़ी मांसल रचना को मांसपेशी या मसल्स कहते हैं। मनुष्य में मांसपेशी की संख्या कुल 650 होती है, और मनुष्य में 3 प्रकार की मांसपेशी या मसल्स पाए जाते हैं।
पहला है ऐच्छिक मांसपेशी या वॉलेंट्री मसल, इसे कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल या अस्थि पेशी या रेखित या स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। इसे ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? यह पेशी मनुष्य की इच्छा के अनुसार संकुचित और प्रसारित होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इस पेशी को कंकाल पेशी या अस्थि पेशी क्यों कहते हैं? तो यह पेशी मनुष्य के अस्थियों से कंकाल से जुड़ी रहती है और इसे रेखित पेशी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, क्योंकि इसमें रेखा जैसी रचना पाई जाती है। यह है ऐच्छिक पेशी या स्केलेटल मसल, मनुष्य के अस्थियों से जुड़ी रहती है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार संकुचित होती है और यह इसमें रेखा जैसी रचना पाई जाती है। यह है स्केलेटल मसल या ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी या रेखित पेशी। इसमें रेखा जैसी रचना पाई जाती है, स्ट्रेटेड रचना पाई जाती है, इसलिए इसे स्ट्रेटेड मसल या रेखित पेशी कहते हैं। पेशी के फाइबर में, मसल फाइबर में एक एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और ये मनुष्य के कंकाल तंत्र से या अस्थियों से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे स्केलेटल मसल कहते हैं और इसका संकुचन और प्रसारण मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। दूसरे तरह की पेशी जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है उसे अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी कहते हैं। इसे अरेखित पेशी क्यों कहते हैं? इसे अरेखित पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पेशी में कोई रेखा जैसी रचना नहीं पाई जाती है और इसे अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पेशी का संकुचन या प्रसारण मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है और यह है अनैच्छिक पेशी या स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड या रेखित पेशी। और इस पेशी कोशिका की रचना स्पिंडल या तुर्क के जैसी होती है, इस तरह से। और रेखित पेशी की तरह ये मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं होते, इसके एक एक कोशिका में एक एक केंद्रक पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर के अनैच्छिक अंगों में इस तरह की अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट, किडनी, और इन्हें इनवॉलेंट्री मसल या अनैच्छिक पेशी कहते हैं क्योंकि इनका संकुचन और प्रसारण मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। तीसरी तरह की पेशी हमारे शरीर में है हृदय पेशी या इसे कार्डियक मसल भी कहते हैं। कार्डियक मसल कहते हैं क्योंकि ये पेशी हमारे शरीर में हृदय का निर्माण करती है और यह पेशी, हृदय पेशी जो है, रेखित और अरेखित यानी स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड दोनों तरह की पेशी से बनी होती है। मुख्य रूप से इसमें स्ट्रेटेड पेशी या रेखित पेशी पाई जाती है और इसमें रेखित पेशी जो होती है ब्रांच्ड होती है और हर पेशी की कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और इस तरह की पेशी हृदय में पाई जाती है, हृदय का निर्माण करती है और यह भी अनैच्छिक पेशी है, इनवॉलेंट्री मसल है, क्योंकि इस पेशी का भी संकुचन या प्रसारण मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता और यह पेशी बिना थके हुए हमेशा संकुचित और प्रसारित होती रहती है और कभी थकती नहीं है। तो हम लोग 3 तरह की पेशी पढ़े, स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशी या उसे रेखित पेशी भी कहते हैं या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। दूसरा था अरेखित पेशी या इनवॉलेंट्री मसल या अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी, और तीसरा था हृदय पेशी। तीनों के बारे में जानने के बाद हम लोग डिटेल में सीखेंगे हमारे शरीर में कंकाल पेशी या अस्थि पेशी या इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं या रेखित पेशी भी कहते हैं। तो कितने तरह की अस्थि या कंकाल पेशी या रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी हमारे शरीर में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। तो मनुष्य में कंकाल पेशी या स्केलेटल पेशी या ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी निम्न प्रकार की है। पहला है फ्लेक्सर मसल या इसे फ्लेक्शन भी कहते हैं या फ्लेक्सर पेशी भी कहते हैं। फ्लेक्सर पेशी का क्या कार्य है? तो जब ये फ्लेक्सर पेशी संकुचित होती है तो जिससे किसी अंग में खिंचाव या झुकाव उत्पन्न होता है और जब अंगों में झुकाव या खिंचाव होता है तो 2 अस्थि एक दूसरे के निकट आने लगती है, जैसे बाइसेप्स मसल। दूसरी है दूसरे तरह की कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल एक्सटेंसर पेशी या एक्सटेंसर मसल।
फ्लेक्सर मसल का ये उल्टा काम करता है। फ्लेक्सर मसल के संकुचन से अंग में खिंचाव होता है, झुकाव होता है, दो अस्थि एक दूसरे के निकट आने लगती है। एक्सटेंसर पेशी में जब ये पेशियां संकुचित होती है तो अंग में अब फैलाव उत्पन्न होता है और फैलाव उत्पन्न होने के कारण दो अस्थि जो है एक दूसरे से दूर जाने लगती है, जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल। तीसरी तरह की स्केलेटल मसल या कंकाल पेशी है एब्डक्टर पेशी, या इसे एब्डक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर फ्लेक्सर में दो अस्थि एक दूसरे के निकट आने लग रही थी, एक्सटेंशन में इसके संकुचन से दो अस्थि एक दूसरे से दूर जाने लग रही थी। अब एब्डक्टर या एब्डक्शन मसल संकुचित होता है इन पेशियों के संकुचन से। अब कोई भी अंग जो है शरीर के मध्यवर्ती रेखा से दूर जाने लगता है। जैसे हाथ को हम जब फैला रहे हैं तो वह शरीर के मध्यवर्ती रेखा से दूर जाने लगता है, तो हाथ का शरीर के मध्यवर्ती रेखा से दूर जाना वो एब्डक्टर पेशी के संकुचन से होता है। जैसे ये मांसपेशी का उदाहरण डेल्टॉइड मांसपेशी है जो हाथ को शरीर के मध्य रेखा से दूर हटाती है। चौथे तरह का स्केलेटल मसल या कंकाल पेशी है एडक्टर मसल या एडक्शन मसल। ये एब्डक्टर मसल का उल्टा। इन पेशियों के संकुचन से अब कोई भी अंग शरीर के मध्यवर्ती रेखा के पास आने लगता है। जैसे अब हम लोग हाथ को फैलाए थे, अब हाथ को शरीर के मध्य में लाएंगे तो हाथ को शरीर में मध्य में लाने का काम एडक्टर मसल या एडक्शन मसल करती है। जैसे लैटिसिमस डार्सी, इसके संकुचन से हाथ शरीर के मध्य रेखा के पास आ जाता है। और पांचवी कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल है रोटेशन। इस पेशी की सहायता से, इस पेशी में जब संकुचन होता है तो इस पेशी के संकुचन की सहायता से अंगों को हम चारों ओर घुमाया जा सकता है। जैसे भुजा में रोटेटरी पेशी पाई जाती है या और पिरिफॉर्मिस पेशी पाई जाती है। इन पेशियों के संकुचन से अंगों को चारों तरफ घुमाया जा सकता है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। पेल्विक बोन यहाँ हिप होगा या कमर की अस्थि। महिलाओं में पेल्विक बोन्स जो होता है, कमर में जो अस्थि होती है, इसकी संख्या 2 होती है। यह पुरुषों की अपेक्षा चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है? क्योंकि गर्भावस्था में बच्चों को समुचित विकास के लिए समुचित स्थान मिले, इसलिए स्त्रियों में पेल्विक बोन्स पुरुषों के पेल्विक बोन्स की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ी होती है। अभी हम लोग बहुत तरह के मसल्स के बारे में सीखे, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एब्डक्टर, एडक्शन और रोटेशन। कुछ एग्जाम्पल हम लोग चित्र के द्वारा समझ लें। जैसे हम लोग पढ़े फ्लेक्सर मसल, इसके संकुचन से अंग में खिंचाव या झुकाव उत्पन्न होता है और दो अस्थियां एक दूसरे के पास आने लगती है। जैसे अग्रबाहु की बाइसेप्स मसल, यह है बाइसेप्स मसल, यह फ्लेक्सर मांसपेशी का उदाहरण है। इसके संकुचन से दो अस्थियां एक दूसरे के निकट आने लगती है। दूसरा एक्सटेंसर पेशी, इस पेशी के संकुचन से दो अस्थियां एक दूसरे से दूर जाने लगती है। जैसे अग्रबाहु के पीछे में स्थित ट्राइसेप्स मसल और क्वाड्रिसेप्स मसल, ये एक्सटेंसर पेशी का उदाहरण है। एक्सटेंसर मतलब फैलाव, दो अस्थियां एक दूसरे से दूर जाएगी। फ्लेक्सर, दो अस्थियां एक दूसरे के निकट आएगी। तीसरा पढ़े थे एब्डक्टर पेशी या एब्डक्शन। इन पेशियों के संकुचन से शरीर का कोई भी अंग शरीर के मध्यवर्ती रेखा से दूर जाने लगता है या एक्सिस ऑफ बॉडी से दूर जाने लगता है। जैसे डेल्टॉइड मांसपेशी हाथ को शरीर के मध्य रेखा से दूर ले जाती है। ये डेल्टॉइड मांसपेशी जो है एब्डक्टर पेशी का उदाहरण है। इसके संकुचन से हाथ शरीर के मध्य रेखा से दूर जाने लगता है जब हम लोग हाथ को फैलाते हैं। एडक्टर पेशी एब्डक्टर पेशी का उल्टा काम करता है। इन पेशियों के संकुचन से कोई भी अंग शरीर के मध्यवर्ती रेखा के पास आने लगता है, इसे एडक्टर पेशी कहते हैं। जैसे लैटिसिमस डॉर्सी हाथ को शरीर के मध्य रेखा के पास लाता है। और उसी तरह से रोटेटरी पेशी है, पेरिफॉर्मिस पेशी है। इस पेशी की सहायता से हम लोग अंगों को चारों ओर घुमा सकते हैं। अब हम लोग देख लें मनुष्य में प्रचलन की क्रियाविधि। मनुष्य कैसे प्रचलन करता है, मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन मैन। मनुष्य जब चलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो बाएं पैर की एड़ी को उठाता है, एंकल। बाएं पैर की एड़ी जब ऊपर उठ जाती है तो शरीर का संपूर्ण भार जो है बाएं पैर के पंजे पर आ जाता है।
टोस पर आ जाता है, जिससे फ्लेक्सर मांसपेशी में संकुचन होता है। और जब भी फ्लेक्सर मांसपेशी संकुचित होती है तो पैर का घुटना मुड़ जाता है, दो हड्डी एक दूसरे के पास आने लगती है, जिससे पैर का घुटना मुड़ जाता है और बायां पैर ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही बायां पैर ऊपर उठता है तो शरीर का पूरा भार, अभी भी बायां पैर ज़मीन पे आया नहीं, ये ऊपर उठा हुआ है और शरीर का पूरा भार किस पर चला गया, दाहिने पैर पर चला जाता है, जिससे कमर, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कमर की मांसपेशी पर। कमर की मांसपेशियों में संकुचन होता है और कमर की मांसपेशी में पैर के एक्सटेंसर मांसपेशी को संकुचित करती है। और जब पैर की एक्सटेंसर मांसपेशी संकुचित होती है तो बायां उठा हुआ पैर है जो आगे बढ़कर ज़मीन को छू लेता है, और यही क्रिया दाहिने पैर के साथ होती है और मनुष्य प्रचलन करता है। और इस तरह से मैंने चैप्टर को 9 पार्ट्स में बांटकर चैप्टर को समझाने की कोशिश की। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा लॉकडाउन के बाद क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।